सो वेलकम बैक टू द लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया था। कैपेसिटेंस रह गया था। कैपेसिटेंस हम इस लेक्चर में ख़त्म कर देंगे टोटल। ठीक है। तो इस बार का जो लेक्चर है वो एक्सक्लूसिवली कैपेसिटेंस पर होने वाला है और सारा का सारा सिर्फ एनसीईआरटी से होगा। उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आने वाला है या फिर आ सकता है, पॉसिबल जिसके चांसेस है। इज दैट क्लियर? मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, मैं एक कंप्लीट मॉक टेस्ट भी निकालूंगा जो कि नीट के भी होंगे और तुम्हारे सीबीएसई के भी होंगे। ठीक है। तो बाकी अगर तुम चाहते हो कि भाई मॉक टेस्ट निकले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हाँ मुझे मेरा फ्री मॉक टेस्ट चाहिए। बेसिकली फ्री तो वो होगा लेकिन वो हर एक प्रीमियम जितने भी मटेरियल है मार्केट के अंदर उसी से वो बना हुआ होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन वो आपको फ्रीली प्रोवाइडेड हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि भाई आपके नंबर आ जाए और कुछ भला हो जाए। चलो, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं जेई फिजिक्स और नीट का एजुकेटर हूं, लेकिन आप लोगों की मदद करने आया हूं मैं सीबीएसई के अंदर। और हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी से, क्योंकि देखो टॉपिक तो यहीं से आने वाले हैं। थोड़ा सा वो तरोड़ मरोड़ के जैसे टॉपिक आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आएगा टॉपिक। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करना था हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर तुमसे एक बार भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर होता क्या है, तो ये तो पूछा नहीं जाने वाला। तो क्यों पढ़ना। यहाँ पर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेन मेन, ये एक एक मार्क्स के सवाल में आ जाता है कि भाई जैसे सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है कि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड स्फीयर पढ़ा था ना। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर तुमने कभी भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के ऊपर चार्ज बनाया होगा, अंदर कभी भी चार्ज बनाया नहीं होगा, क्योंकि अंदर की तरफ चार्ज कभी भी रिसाइड कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर इसने वजह भी लिख रखी है कि इवन दो देयर मे बी ऑल्सो एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इवन दो यू विल नॉट हैव एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड दैट ऑफ द कंडक्टर। कि भाई अगर तुम्हारे पास बाहर भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंडक्टर के नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना भी दी, तो इस कारणवश क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टीशन शुरू हो जाएगा। चार्ज पार्टीशन का मतलब है नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाएंगे, और इस कारणवश अंदर की तरफ ही एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आएगी, अगर आप देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैचअप कर जाएगी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। याद रखना ये तभी होगा जब स्टडी स्टेट रीच आउट हो चुका होगा। कहने का मतलब है जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का उस समय स्टडी स्टेट रीच आउट नहीं होगा, चार्ज पार्टीशन नहीं होगा, चार्ज इधर उधर जाना शुरू कर देंगे। चार्ज जैसे ही अपनी जगह पर सेटल हो जाएंगे देन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, अगर अंदर की तरफ चार्ज मोबाइल होते रहेंगे, इधर उधर मूव करते रहेंगे तो करंट को जन्म देंगे। अगर एक बार करंट जन्म गया अंदर तो फिर तो जैसे मान लो मैंने ये लोहे का ये पकड़ रखा है, पेन पकड़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर हर जगह है, मैं तो हर वक्त ही झटके खाता रहूंगा। लेकिन कभी ऐसा होता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो स्टडी स्टेट होता है वो बहुत ही जल्दी रीच आउट हो जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द स्टैटिक सिचुएशन, इसने बोल भी दिया है कि स्टैटिक सिचुएशन के अंदर देर इज नो करंट इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। राम कहानी मैंने आपको बता दी है, चाहो तो ऐसे लिख देना। तो ऐसे करके एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो तुमसे पूछ लेगा कि ये क्यों होता है। वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप बिल्कुल ऐसे दो लाइनों में सवाल को सॉल्व करके वहाँ दिखा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू दी सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब यहाँ पर जैसे मान लो इसी का सरफेस हम ले लेते हैं, कहीं पर भी तुम देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सरफेस के अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली ये जो सरफेस होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट हो जाता है ना। हमने स्फीयर में पढ़ा था ना, जो सॉलिड स्फीयर था उसका सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर
पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाई आर था। अगर हमने क्यू चार्ज दे रखा है तो ये जो सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाता है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमेशा अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो उसके परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। इस कारणवश हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर देखो अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसने ये चीज़ लिख रखी है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा। देखो कि if E were not normal to the surface, it would have some non-zero component along the surface. Free charges on the surface of the conductor would then experience a force and they move. In the static situation, therefore, E should have no tangential component and electrostatic field at the surface of the charge conductor must be normal to the surface at every point. उसका कहने का मतलब है कि भाई अगर मान लो ऐसा नहीं होता किसी भी केस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कोई ना कोई एंगल पर होगी। अगर किसी ना किसी एंगल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहेगी तो जो इसका ये वाला कंपोनेंट होता है जो बिल्कुल ऐसे जा रहा होगा, चिपक कर जा रहा होगा, इसकी वजह से चार्ज मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ये नॉन ज़ीरो हुई या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हुई सरफेस के ऊपर, तो जो फ्री चार्जेस होंगे सरफेस के ऊपर ऑन द कंडक्टर दे वुड एक्सपीरियंस द फोर्स एंड दे विल मूव। लेकिन क्या उनकी मूवमेंट होती है? नहीं होती, क्योंकि स्टेडी स्टेट रीच आउट हो जाता है। एक बार वो रीच आउट हो गया, मूवमेंट नहीं होगी, करंट का प्रवाह हमारा बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिमेन परपेंडिकुलर। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर स्टैटिक सिचुएशन मतलब स्टेडी स्टेट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगला, इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैज़ नो एक्सेस चार्ज इन दी स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन के अंदर जो इंटीरियर होता है कंडक्टर के, उसके पास कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता। देखो क्या लिखा है, अ न्यूट्रल कंडक्टर हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एवरी वॉल्यूम। हर एक वॉल्यूम में ये न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहती है। When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो सारा चार्ज बाहर आकर रहता है। अब इसमें ये लिखा है कि ये देखो, दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ। ऐसा गॉस के, जब हमने गॉस लॉ यूज़ करा तब हमें पता चला था। लेकिन हमें पता है कि भाई एक्चुअल रीज़न क्या है। एक्चुअल रीज़न ये है कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसके अंदर जो पोटेंशियल थी, तुम्हें पता है ना, हर जगह सेम थी, तो अंदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रिएट हो जाता है। और अगर अंदर हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पर होना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहाँ पर रिसाइड नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो चार्ज कैसे प्रेजेंट होगा? तो सोचो, चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकलती हैं और अंदर कोई प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे प्रेजेंट होगा, है ना। देखो इसने अब वही फालतू की बातें बोल रखी है कि कोई भी एक आर्बिट्री वॉल्यूम को आप कंसिडर कर लीजिए और ऑन द क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द वॉल्यूम द एलिमेंट वी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। आ गई मेरी वाली बात कि अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपकी क्या होगी, जीरो होगी। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट विल बी जीरो। मतलब ये जो बात बताने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली ये गॉस लॉ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी एक एलिमेंट को चूज कर लेना अंदर 3D एलिमेंट को, तो आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर से निकलने वाला नेट फ्लक्स जीरो है। अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दैट्स इट। और अगर यहाँ पर नेट फ्लक्स जीरो है तो मतलब इसके अंदर जो क्यू इनसाइड होगा वो होगा जीरो, क्योंकि हम जानते हैं नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स ही नहीं निकल रहा तो इनसाइड चार्ज क्या होगा इस वॉल्यूम के, जीरो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई इंटीरियर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, तो तुम लिख देना बाय एम्प्लॉइंग, ये कह लो बाय यूजिंग द गॉस लॉ। हमने जब गॉस लॉ यूज़ करा इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये लिखना तुम बिल्कुल जैसे इसके अंदर लिखा है ना, वी यूज गॉस लॉ, ठीक है, वी यूज गॉस लॉ, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर and notice that electric field is zero, है ना। hence E डॉट डी एस इज ज़ीरो। ई डॉट डी एस क्या है हमारा, ज़ीरो होगा। और ई डॉट डी एस क्या होता है हमारा, नेट फ्लक्स होता है। अगर नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा तो क्यू इनसाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तुम लिखना इन सब चीज़ों को, मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मली लिख देता हूँ भाई, जिसे
यूज़ करना हो मटेरियल वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। जिसे आंसर लिखना हो 1 मार्क्स में वो आंसर लिख सकता है। तभी तो देखो तुम ये लिखना कि ऐसे वी विल कंसिडर आर्बिट्री वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री वॉल्यूम को यहाँ पर कंसिडर आउट कर लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी पॉइंट नंबर 3 की, भूलना मत, ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है तुम्हारे को अपने क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि इसी स्टेटमेंट का यूज़ तुम करोगे। तो जब तुम ये लिखोगे वी विल कंसिडर एनी आर्बिट्री वॉल्यूम इनसाइड द सरफेस, देन यूजिंग गॉस लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई इनसाइड हमारे पास कितनी है, 0 है, तो क्यू इनसाइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये इस बात का प्रूफ हो जाएगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, खुदा ना खास्ता अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारे को ज़रूरत पड़ेगी। खैर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगली लाइन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। देखो कह रहा है कि भाई अंदर की तरफ किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसका क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अ कंडक्टिंग स्फीयर या इनसाइड ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर द इनसाइड स्पेस ऑफ conducting sphere have same potential y। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इनसाइड जो होता है स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के, हम उसे सेम पोटेंशियल पर मानते हैं, ऐसा क्यों। दूसरा क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि द सरफेस इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर at any radius is equipotential। Further, every equipotential सरफेस, दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा, अलग से लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, दिस इज द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, दिस इज द कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वी कैन कंसिडर इट टू बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम उसे क्या कह सकते हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं, क्यों, या फिर इनसाइड अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल रिमेन सेम वाई। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो तुम ये बोलना कि भाई हम जानते हैं कि डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा है, और ई इनसाइड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है, तो डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कोई क्रिएट ही नहीं हो रही तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाता है तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स आ जाते हैं, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स सेम पोटेंशियल के सरफेस बनाएंगे, सेम पोटेंशियल के सरफेसेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। इज दैट क्लियर, बस इतना लिख दो। अगर तुमने इतना लिख दिया ना, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर और ई इनसाइड इज 0, टीचर छूटते ही तुम्हारे को 1 मार्क्स देगा, वो कहेगा मुझे नहीं जाननी तेरी इंग्लिश क्या है, मुझे बस ये जानना था तुझे कंसेप्ट आता है नहीं आता। क्योंकि भाई बात है ना, हम जानते हैं ना, हम फिजिक्स वालों से बात करते हैं, सारे के सारे जितने भी तुम्हारे बोर्ड के टीचर हैं उनसे भी जाकर हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भी मित्र हैं, हमारे भी सर जी हैं, वहाँ पर काम करते हैं, तो उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम तो टू द पॉइंट आंसर देखते हैं सर, बस फॉर्मूला होना चाहिए वहाँ पर, फॉर्मूला हो
बच्चे ने लिख दिया हो कि भाई क्या पैरामीटर होगा, किस पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, उसके ऊपर एक बॉक्स बना दिया हो, फुल मार्क्स दे देंगे। हमें इंग्लिश थोड़ी ना चेक करनी है, हम इंग्लिश के टीचर थोड़ी ना है ना। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर से अभी तक मैंने देखो हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बना दिया, अगर तुम देखोगे। अब ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज समथिंग लाइक दिस। तुम्हें नहीं लगता यार ये मैंने तुम्हारे को पढ़ाया था किसके अंदर, एक शीट के अंदर, एक शीट मैंने पढ़ाई थी ना तुम्हारे को, गॉस लॉ में मैंने बोला था कि ये वाली शीट करके आना, इसके बारे में पढ़कर आना। किसने करा था, थिक शीट, सॉरी ये वाली भी नहीं थी, ये तो कंडक्टिंग हो गई, वो सॉरी नॉन कंडक्टिंग हो गई, कंडक्टिंग वाली थिक शीट के बारे में, कंडक्टिंग मेटेलिक थिक शीट, अगर तुम लोगों को याद हो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल कर आती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर तुम लोगों को याद हो। अब यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज समथिंग लाइक दिस, इसका मतलब मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, याद रखना। वो ये सिर्फ 1 मार्क्स में पूछ लेगा अगेन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कितना होगा, तो इस फॉर्मूले को लिख देना। लेकिन अगर वो प्रूफ मांगे तो मैं प्रूफ भी दे देता हूँ तुम्हारे को। तुम सीधा सा ये कहना कि भाई मान लो हमने एक चार्ज कंडक्टर लिया, ठीक है। अब 1 मार्क्स में तो क्या ही प्रूफ लिखोगे, तुम लॉजिकली बता देना जैसे हम जेई में करते हैं। तुम क्या कहना कि भाई अगर मैं एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लूँ, इफ आई टेक अ पॉइंट वेरी क्लोजली टू द सरफेस, अगर मान लो मैं एक पॉइंट सरफेस के बिल्कुल क्लोज ले लूँ, तो जो सरफेस के अगर मैं बिल्कुल क्लोज ले लूँगा, देन ये मान लेना कि भाई ये एरिया अंडर इन्फ्लू मतलब अंडर कंसिडरेशन है, तुम इस एरिया को कंसिडर आउट कर रहे हो। तो तुम क्योंकि बिल्कुल क्लोज टू द सरफेस ले रहे हो, ये जो एरिया होगा ये कैसे एक्ट करेगा, दिस एरिया विल बिकम इनफाइनाइट थिक मेटेलिक शीट। ये एरिया एक थिक इनफाइनाइट मेटेलिक शीट की तरह एक्ट करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या कहा, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू दी सरफेस है ना। इज दैट क्लियर। तो ये तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो इसलिए अब ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, एक थिक मेटेलिक शीट हो जाएगी। तो थिक मेटेलिक शीट का जो हमने आंसर निकाला था वो कितना निकाला था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकाला था यूजिंग गॉस लॉ। क्या निकाला था, यूजिंग गॉस लॉ। तो तुम यहाँ लिख देना देन यूजिंग गॉस लॉ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। 1 मार्क्स में इस लॉजिक को कोई गलत नहीं कह सकता, 1 मार्क्स में। ये मार्क्स मार्क्स का फर्क होता है, देखो आप बात समझ रहे हो। तो वैसे तो वो पूछेगा नहीं, वैसे तो सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि टीचर को ही चमकाना है तो तुम इतना सब कुछ लिख सकते हो कि देखो भाई सर ये है मेरा लॉजिक, कि मैं बिल्कुल पास में चला गया, अब मैं इतना सूक्ष्म हो गया, मैं इतना छोटा हो गया कि मेरे लिए वो चीज़ इनफाइनाइट हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग यूनिवर्स के आगे कितने हैं, फुल बराबर भी नहीं है। मानते हो ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिवर्स ही इतना ज़्यादा बड़ा है। अब मान लो यूनिवर्स धरती जितना बड़ा होता तो फिर मैं क्या सोचता यार, मैं तो कंपेरेबल साइज का हूँ, मुझे पता है मैं तो धरती नाप कर आ जाऊंगा, है ना। तो यहीं पर से कम देख लो 5 क्वेश्चंस बना दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई डिवाइस है जिसे तुम बचाना चाह रहे हो, ये एक डिवाइस है, बाहर से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये अंदर की तरफ ना जा पाए, जो हमारी डिवाइस ऑफ इंटेंशन है, इस डिवाइस ऑफ इंटेंशन को वो डिस्टर्ब ना कर पाए, तो मैं उसे किसके अंदर रख देता हूँ, एक थिक हॉलो शेल के अंदर रख देता हूँ। वो शेल सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल, कैसा भी हो सकता है, मगर शेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है ये शेल से टकराती है, और ये शेल मेटालिक होना चाहिए। कैसा, मेटालिक। अब होता क्या है कि ये क्योंकि ये मेटालिक शेल है, तो अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाहर से आ रही है, ये मेटालिक शेल अपने नेगेटिव चार्जेस को ऐसे आगे की तरफ रख देता है, ऐसे ही सारे नेगेटिव चार्जेस ऐसे आगे आ जाते हैं, ठीक है। और इक्वेलेंटली पीछे पॉजिटिव चार्जेस बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस एटम से ये नुच कर आ रहे हैं, जिस एटम से ये टूट कर आ रहे हैं,
ठीक है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और खुद आकर ये आगे खड़े हो जाते हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और पीछे वाले जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस रिलीज आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस होती है, टूट नहीं सकती है वो। तो यहाँ पर हम उसे तोड़ नहीं रहे हैं, बस एक जगह से हमने उसे एब्जॉर्ब करा और दूसरी जगह से हमने उसे एमिट कर दिया। तो नेगेटिव वाले एब्जॉर्ब कर लेंगे, पॉजिटिव वाले ने पीछे की तरफ एमिट कर देंगे। तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बनी रहती है। इज दैट क्लियर? अब मेन बात ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस एरिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसका रीज़न अभी हमने पढ़ा है, वेकेंट स्पेस के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज की मूवमेंट बिल्कुल एकदम से होती है, स्टडी स्टेट रीच आउट हो जाता है, और उसके बाद इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यही है तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब एक बार मैं इसकी ना एक परफेक्ट डेफिनेशन तुम्हारे को इस टेक्स्ट में से करवा देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई क्या क्या डायग्राम बनाना। पहला तो ये डायग्राम बना लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ एन कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ऑल द चार्जेस रिसाइडिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर विद कैविटी, देयर आर नो चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। उसके बाद तुम यहाँ पर अगर कुछ लिखना है तो ये लिख देना कि भाई यहाँ पर देखो, ये रहा, द field inside the cavity is always zero and this is known as your electrostatic shielding. The effect can be made use in protecting the sensitive instrument from the outer electric influence। ये आप लिख सकते हो। वजह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई क्या होता है, यहाँ पर देर इज मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द कंडक्टर। It will happen until steady state is not reached. When the steady state is reached, the net electric field inside the conductor become zero। और यही चीज़ हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो तुम बस इतना लिख देना, जो मैंने कोट करा है उतना लिख देना, और साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हो ये वाला एक डायग्राम ज़रूर बना देना, या फिर इसी के साथ तुम अगर ये डायग्राम बना रहे हो तो दैट विल बी अनफ, इसको बनाने की तुम्हारे को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर? अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये तो बकवास की बातें हैं, तुम्हारा मन करे पढ़ लेना। अगेन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। जो मुझे बताना था, जो मुझे पॉइंट प्रूफ करना था, वो मैं यहाँ पर प्रूफ कर चुका हूँ। अब एक चीज़ है डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, इसके ऊपर तुम्हारे में तो कुछ नहीं आता है ना? तो डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में क्या है, सबसे पहले समझ लो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है। अपनी तरफ से मैं कोई डेफिनेशन नहीं देने वाला, इसकी डेफिनेशन बड़ी ही सेंसिटिव रहती है कि कौन इसे लिखवा रहा है कौन नहीं लिखवा रहा। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये जगह देखो, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन में लिखना कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, हमारे नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? बस इतनी सी डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक्स के लिए काफ़ी है। फिर इसमें लिख देना कि भाई 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक हमारे को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, पोलर और नॉन पोलर। जैसे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या हो गया, HCl का सोल्यूशन हो गया, है ना। इसके अंदर पहले से ही अगर आप देख रहे हो तो पोलर डाइपोल फॉर्म्ड पहले से ही होती है। ये डाइपोल फॉर्म्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले से ही इसके अंदर क्या है, डाइपोल फॉर्म्ड होती है। इसे हम कहते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। इज दैट क्लियर? पोलर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पहले से ही डाइपोल फॉर्म्ड होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगा रखी तब भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही वो अपने आप को बस रीओरिएंट करते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर आपके पास एक नॉर्मल सा एटम होता है, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये हाइड्रोजन का एटम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, है ना। तो आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल इज बीइंग फॉर्म्ड इनटू द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगी ये वापस, मतलब इसके जो एटम्स होंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के, ये वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे और एक न्यूट्रल एटम बना देंगे विद नो प्रेजेंस ऑफ, इन दी नो प्रेजेंस ऑफ, सॉरी मुझे लिखना चाहिए, इन नो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है, मैं यही कहूँगा, पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जैसे नॉन पोलर और पोलर के बारे में। इज दैट क्लियर? एक HCl का एग्जाम्पल ठोक देना और एक हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ठोक देना, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ करना नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। जैसे अब इसमें ये है ना कि भाई पोलराइजेशन, ये सब नीट के अंदर आता है, जेई के अंदर आता है, तुम्हारे CBSE में तो ये पूछेगा भी नहीं, ये ससेप्टिबिलिटी वगैरह। तो अगर कोई नीट के लिए पढ़ रहा है यहाँ से पढ़ ले, ठीक है। अब हम मेन चीज़ शुरू करते हैं कि भाई हमारा कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती है। और इसके अंदर भी कैपेसिटर कैपेसिटेंस के बारे में डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक बार आपको बता दूं कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटर का मतलब होता है एक डिवाइस, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है हमारी एबिलिटी या प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? और ये किसकी एबिलिटी या प्रॉपर्टी होती है? किसी भी एक कंडक्टर की, टू होल्ड चार्ज। इज दैट क्लियर? ये एबिलिटी होती है या कह लो प्रॉपर्टी होती है कि किसी कंडक्टर की, ताकि वो चार्ज को क्या कर सके, होल्ड कर सके। अब कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली जिस चार्ज को आप फ्लो करवा रहे हो इनटू द सर्किट में, वो फ्लो करवाने के लिए आप कुछ ताकत दे रहे हो, कुछ एक्सटर्नल वर्क लगा रहे हो। आप नहीं लगा रहे तो बैटरी तो कर ही रही है। तो कैपेसिटर क्या करता है, उस पर्टिकुलर वर्क को एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है अपने अंदर। कैसे स्टोर करेगा? देखो, तुमने क्या करा, एक कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज दिया, अब ये क्या करेगा, जोड़ी बना लेता है ना। कैपेसिटर जैसे डबल, तुमने डुअल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, ये जोड़ी बना लेता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की एक जोड़ी बन जाती है। और यहाँ क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। जहाँ पर बन जाए फील्ड, वहाँ पर आ जाए एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पर इसने जैसे ही चार्ज को स्टोर करा, चार्ज ने कहा भाई देख मैं तो चार्ज हूँ, मेरे पास तो फील्ड है, मैं तो फील्ड निकालूंगा। उसने फील्ड निकाली, फील्ड निकाली। अब चाहिए आइसोलेटेड कैपेसिटर हो जाए तुम्हारा, मतलब सॉरी आइसोलेटेड कह रहा हूँ, चाहिए एक सिंगल प्लेट कैपेसिटर हो जाए, सिंगल कैपेसिटर हो जाए, इसके पास कोई दूसरे की जोड़ी ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड तो तब भी बनेगी। फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है या फिर पॉजिटिव से किसी इन्फिनिट पर जाती रहेगी, इन्फिनिट पर जो नेगेटिव प्रेजेंट होगा उसके पास जाती रहेगी। लेकिन मेन बात क्या है, फील्ड तो बन गई। अगर एक बार फील्ड बन जाएगी तो एनर्जी भी अपने आप स्पेस के अंदर आ जाएगी, स्पेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ, तुमने चार्ज तो स्टोर करा ही करा, जैसे ही चार्ज स्टोर करा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद वहाँ पर पोटेंशियल सेट हो गई, पोटेंशियल सेट होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बन गई। इज दैट क्लियर? तो ये डिवाइस जो ये एनर्जी स्टोर करता है, इसे हमने क्या कहा, कैपेसिटर का। इज दैट क्लियर? इसे हमने क्या कहा, कैपेसिटर का। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कहाँ पर, हमारे NCERT के अंदर। ठीक है, देखो, कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर एक कंडक्टर होता है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर होता है, जिसे हम इंसुलेटर से सेपरेट करते हैं। अब देखो, ये एक कंप्लीट डेफिनेशन हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, तुम चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। एज अ होल ये NCERT के अंदर लिखी है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं एक स्पेरिकल कैपेसिटर बनाऊँ, स्पेरिकल कैपेसिटर वो भी कैसे बनाऊँ, देखो मैं एक स्फीयर ले लूँ, ठीक है सर, और इस स्पेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दूँ। अब मैं इसके ऊपर चार्ज रखता रहूँगा, ये चार्ज खाता रहेगा, चार्ज को स्टोर करता रहेगा, चार्ज को स्टोर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्रिएट कर ली ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बात समझ रहे हो भाई? तो ये क्या हो गया, ये भी एक कैपेसिटर हो गया हमारे पास। अब ये जो कैपेसिटर है, इसकी जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर होगी। कहाँ होगी, इन्फिनिटी पर। हम ये मानेंगे इसकी जो दूसरी प्लेट है वो कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर होती है। तो ये जो डेफिनेशन है ध्यान रखना,
यहाँ पर ये कह रहा है कि अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। यहाँ पर हमारे पास दो कंडक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कंडक्टर है। दूसरा जो कंडक्टर है वो हाइपोथेटिकल कंडक्टर हमने यहाँ पर मान रखा है, जो कि कहीं इन्फिनिटी पर है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में जाकर विलीन होगी ही होगी, सम्मिलित होगी ही होगी, खत्म तो होगी ही होगी। ये तो रूल हम मानते ही मानते हैं कि ये पॉजिटिव से निकलती है और इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर कोई नेगेटिव होता है उसमें जाकर ये वॉश आउट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन में कोई भी हमारे को गड़बड़ी नहीं लग रही। अब यहाँ पर हमने दूसरा लाइन ये लिखनी है। ये देखो, जब हमने इस चीज़ को लिख लिया, इतना सब कुछ हमें नहीं पढ़ना, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली Q इक्वल टू सी वी वाली इक्वेशन पर आ जाएंगे कि भाई जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर डिफाइन कर दिया। नाउ वी विल डिफाइन कैपेसिटेंस, दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर, ठीक है, थ्रू विच इट स्टोर चार्ज इनसाइड इट, अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। तो हम उसे क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, या फिर Q इक्वल टू सी वी, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। कॉन्सिक्वेंटली ये हमारे पास आ जाता है, जहाँ पर कैपेसिटेंस को आप इस पर्टिकुलर लॉ का क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया है C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। याद रखना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज और योर वोल्टेज विच यू आर अप्लाइंग ओवर है। जो भी यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुई है, ठीक है, या पोटेंशियल डेवलप हुई है, ये उसके परे होता है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरे आसपास है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये ज़रूर आएगा आपसे पूछने के लिए, द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द two conductors, and it also depends upon the nature of the insulator which are separating the two conductors। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ गए कितना तुम्हारे को यहाँ पर लिखना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से, बाकी बीच का कुछ मत लिखना, वो तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है अगर तुम लिखना चाहो तो। अगर ये क्वेश्चन आएगा डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इतना ही लिखना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ। फिर इसकी एसआई यूनिट्स चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो। एसआई यूनिट्स अगर याद ना रहे तो Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लिखते हो। Q चार्ज होता है, दैट इज A इंटू टी हमारे पास हो जाएगा। और ये क्या होती है हमारे पास? वोल्टेज। क्या होती है ये? वोल्टेज। अब वोल्टेज का तो किसी को भी नहीं पता भाई क्या होता है एसआई यूनिट, हम आपको याद दिला देते हैं कि इसका एसआई यूनिट कैसे निकालना है। आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था U इक्वल टू वी क्यू। ये फॉर्मूला पिछली बार हमने पढ़ा था। Q क्या होता है हमारे पास? एनर्जी होती है ml²t−2। इज दैट क्लियर? इक्वल टू वोल्टेज, एंड दिस इज योर Q क्या है हमारे पास? चार्ज AT। तो यहाँ से V का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा ml²t−2 अपॉन में AT। इसे यहाँ लगा देना, कैपेसिटेंस ml²t−2 अपॉन में AT। तो C की वैल्यू यहाँ पर से निकल कर आ जाएगी ml²t−2 A²t²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ जाएगा। और एसआई यूनिट भी बिल्कुल आपको यहीं पर से निकालनी है। जैसे कि चार्ज आपको दे रखा है, देन आपको ये लिखना है ये कूलम्ब में होता है और ये हमारे पास वोल्टेज में होती है। तो कैपेसिटेंस हमारे पास किस में निकल कर आ गई? कूलम्ब अपॉन में, ये किस में होती है? वोल्ट में। तो वोल्ट, कूलम्ब अपॉन में वोल्ट, इसकी एसआई यूनिट आ गई। और ये हमने क्या निकाल लिया? डायमेंशन निकाल लिया। किसका डायमेंशन निकाल लिया? कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल लिया। इज दैट क्लियर? तो अगर तुम ऐसे निकालते रहोगे आंसर, तो टीचर बहुत ही ज़्यादा तुमसे एकदम से इम्प्रेस हो जाएगा कि यार इसे तो सब कुछ आता है। मैंने इससे पूछा एसआई यूनिट्स बता, इसने एसआई यूनिट्स बता दी। मैंने इससे पूछा डायमेंशन बता, इसने डायमेंशन भी बता दिया। क्लियर है? इसे हम फैरेड भी बोलते हैं, 1 फैरेड। ये कैपेसिटर का हमारा सिंबल होता है जो हमारे को बताना होता है। बस इतना काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, और साथ ही साथ ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसे हम इसकी डेरिवेशन, जितनी डेरिवेशन यहाँ पर दे रखी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो डेरिवेशन
निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं पहले इसने हमसे क्या क्या पूछा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन वोल्टेज के साथ क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करा गया है। देन जो हमारे पास कैपेसिटेंस निकल कर आता है फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसका फॉर्मूला कैसे निकला है वो हमसे पता करा है। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिफाइन करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरी चीज रिलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द वोल्टेज। तो पहले बोलेगा डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तीसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये चीज़ क्लियर है। तो हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू थिन प्लेट्स। ये क्या होती है, एक पिक्यूलियर पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है दो थिन प्लेट्स की, सेपरेटेड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस apart from each other, where one plate consists of positive charge and another। या फिर ये चार्ज के बारे में मत ही लिखो, ये बेकार है, ये सब बेकार है, बस ये लिखो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू थिन प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस विद ईच अदर, ईदर filled with dielectric between or air in between them, used to store चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है सर। अब इसकी कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर जहाँ तक है नहीं दे रखी, कंस्ट्रक्शन से बता रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स को कंसिस्ट करता है, जो कि एक बहुत छोटे डिस्टेंस से क्या होते हैं, अपार्ट होते हैं। वही हमने यहाँ पर लिख दिया, इसी भाषा में लिखा है हमने कि दो थिन प्लेट्स, बस कंडक्टिंग वर्ड का यूज़ नहीं करा है। आप यहाँ पर अपनी डेफिनेशन बनाने के लिए टू थिन मेटालिक प्लेट लिख सकते हैं। अब भाई मैंने तो सोचा कि हम मेटालिक की ही प्लेट लगाएंगे, लेकिन क्या पता बोर्ड में बैठा टीचर ये सोच ले यार मैं लकड़ी की प्लेट लगाने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी डेफिनेशन फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पर बीच में क्या करना है, आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। देन इस पॉइंट को ले लेना है कि भाई ये जो मेरा पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा मेरा पॉइंट पी। अब देखो ये एक एक मेटल की प्लेट ये वाली है, एक मेटल की प्लेट ये वाली है, ये M2 ये M1। इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड कितनी लगेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। हमें याद है हमने पढ़ी थी थिन मेटालिक प्लेट। तो तुम कहोगे सर यार ये तो थिन लग रही है, यार ये तो सर मोटी लग रही है, ये तो मोटी मेटालिक प्लेट है। मोटी मेटालिक प्लेट का तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट निकाला था हमने। देखो सुनो मेरी बात, कंफ्यूजन क्या है तुम्हारी भी। तो मुझसे कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर आप कैपेसिटर बना रहे हो, मान लो आपने कैपेसिटर बनाया, ये हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, ये हमने नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, हमने कहा कि थिन है, लेकिन ये थिक भी तो हो सकती है। मैंने कहा ठीक है थिक भी हो सकती है, चलेगा, है ना। आपने कहा कि सर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एज पर द बोर्ड क्वेश्चन। बोर्ड ने कहा कि भाई यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो सर आपने क्या करा, आपने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली बात है आप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिख रहे हो, जबकि यहाँ पर तो थिक प्लेट का यूज़ कर रहे हो। हमने पिछली बार पढ़ा था जो थिक प्लेट होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है ना। कितनी होती है वो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आप सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो। आप जो रिजल्ट यूज़ कर रहे हो वो थिन शीट का रिजल्ट यूज़ कर रहे हो, थिक प्लेट का रिजल्ट यूज़ नहीं कर रहे।
देखो, थिक प्लेट के अंदर तुम्हें नहीं लगता पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज बटा हुआ है ना? और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, यहाँ पर सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज क्या है, सिर्फ एक तरफ है। तो पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो किस डायरेक्शन में होगी, आगे के डायरेक्शन में होगी, और आंसर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थिन शीट की तरह ही काम करेगा। अब आप समझे क्यों मैंने वहां वर्ड प्लेट का इस्तेमाल करा? कि तुम थिक शीट भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्ट तो वो थिन प्लेट की तरह ही करेगा, इन्फानाइट शीट की तरह ही करेगा। अब ये बची हमारे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगी, और फॉर्मूला कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 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 ये तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो आप यहाँ सिग्मा में नेगेटिव क्यों नहीं लगा रहे? यार वो नेगेटिव तब लगाना पड़ता है जब मुझे डायरेक्शन का पता ना हो। अभी मुझे डायरेक्शन का पता है ना, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड साइड ही होगा। तो जब मुझे डायरेक्शन का पता है तो इतना सोचना क्यों? तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगी, टाइम्स ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है? तो तुम्हें बस इतना लिख देना है, टीचर अपने आप तुम्हारे को नंबर दे देगा कि भाई पी पॉइंट पर या इन बिटवीन जो तुम्हारा कैपेसिटर है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर कितनी आ रही है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रही है। अब तुमने कहा कि सर बीच में कहीं पर भी किसी भी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मेरा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। लेकिन मैडम ने तो मुझे बोला है कि V इक्वल टू ई डी वी, आप यहाँ पर क्या कर दो, प्रूव कर दो, जहाँ पर D क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन द प्लेट्स है। मैंने कहा तुम ये वाला रिलेशन तो जानते ही हो, जब तक तुम ये वाला रिलेशन जानते हो कोई आंसर गलत नहीं निकल सकता। क्लियर है? अब यहाँ पर मॉडुलस लगा देना, मॉडुलस मैं इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लिमिट्स के चक्करों में फंसो कि भाई यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पोटेंशियल कम है फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर फंसना चाहते हो तो वो तुम्हारी अपनी कॉल है, मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ। अगर मान लो तुम यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं लगाना चाह रहे, मॉडुलस नहीं लगाना चाह रहे तो तुम तो जानते हो ना ये एक पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी V, और यहाँ पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो। तो जो तुम्हारी लिमिट होगी वो जीरो से लेकर कहाँ तक की होगी, V तक की होगी। ये चीज़ क्लियर? अब तुम ई डॉट डी आर निकाल रहे हो, तुम आगे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा ई जो है वो तो कांस्टेंट है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम इंटीग्रेट किसे करोगे, तुम डी आर को इंटीग्रेट करोगे। डी आर कहाँ से शुरू करोगे, जीरो से शुरू करोगे और पूरी डेप्थ को कवर कर लोगे। तो डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, डी के, तो जीरो से लेकर डी। ठीक है? अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर आ जाएगा बी। ओ सॉरी एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर लिमिट गलत लगा दी। मैं शुरुआत मैंने कहाँ से करी थी, शुरुआत मैंने करी थी वी से, और जा मैं कहाँ रहा हूँ जीरो पर, तो शुरुआत मैंने करी वी से और जा मैं कहाँ रहा हूँ जीरो पर, तो वी से लेकर जीरो तक मैं जा रहा हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर जीरो से डी। वंस अगेन एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ तुम लोगों को कि भाई हमने शुरुआत यहाँ से करी है और अंत हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये इनिशियल वैल्यू वी होगी और फाइनल वैल्यू ज़ीरो। शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ डी की वैल्यू ज़ीरो होती है, जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तो डी की वैल्यू डी के बराबर हो जाएगी। जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा जीरो माइनस इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वी इक्वल टू ई, फॉर्मूला एक ही लाइन में निकल जाएगा। बोर्ड के अंदर अगर तुमने इतना भी लिख दिया ना, ठीक है, जो वहाँ का बैठा फिजिक्स वाला टीचर होगा वो गंगा स्नान कर लेगा, वो कहेगा यार निर्वाणा, अब तो भाई मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, बच्चे को इतना तो आ ही गया है, अब वो सॉल्व करे ना करे उसकी हेडेक नहीं है, नंबर यहाँ पर मैं पूरे 3 मार्क्स दे दूंगा। बात समझे? किसी ने अगर सॉल्व कर दिया तो भाई वो बिल्कुल बोध में चला जाएगा, वो कहेगा यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। बात समझ रहे हो? क्योंकि आजकल मेन बात ये होती है इतना भी नहीं पता होता काफ़ी बच्चों को, समझ रहे हो? और तुमने इतना लिख दिया तो वो कहेगा यार क्लियर है ये बच्चा, ये बोर्ड वाला बच्चा लग ही नहीं रहा है, ये तो सीधा वो बच्चा होगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है ना? अब हमने यहाँ दो चीज़ें देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, लेकिन क्या नहीं देखी, कैपेसिटेंस निकालना। मतलब जिसका क्वेश्चन कर रहे हैं वही नहीं निकाला, बाकी सब चीज़ें देख ली। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। हम फॉर्मूला लिखेंगे क्यू इक्वल टू सी वी। लिखा, क्यू क्यू ही रहेगा, सी सी ही रहेगा, वी की वैल्यू हम लिखेंगे ई अपॉन में डी। अभी पीछे फॉर्मूले से हमने निकाला है ये रहा, ठीक है? ये फॉर्मूले को मत भूलना, दिख रहा है ना ये फॉर्मूला, पता चला गायब हो जाए, ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करें। अब की वैल्यू तुम क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस बात खत्म। तो क्यू इक्वल टू सी,
सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, मैंने पहले पढ़ाई थी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ प्लेट, जो प्लेट है तुम्हारी उसका एरिया। देखो सिग्मा का मतलब होता है, जैसे मैं बताता हूँ, पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ बिखर जाता है ना, जब वो पिघलता है, हर जगह चीज़ है, चीज़ ही चीज़ है ना। और डोसे का तवे के ऊपर बनना मज़ेदार लगता है ना, बिल्कुल। वो यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे वो डोसे मतलब चावल का डो डालता है एंड देन उसे फैला देता है। तो ऐसे ही तुमने चार्ज डाला, चार्ज फैल, चार्ज का डोसा बन गया, चार्ज का पराठा बन गया, चार्ज का क्या बन गया, पिज़्ज़ा बन गया, ये चीज़ का पिज़्ज़ा बन गया। भूख लग गई होगी, मुझे पता है स्विगी पर ऑर्डर करने वाले हो, बिल्कुल मत करना, अनहेल्दी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट और डी। और देखो क्यू से क्यू कट जाएगा तो सी की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ये हमारी प्रूफ हो गई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है सर, ये भी प्रूफ, ये भी प्रूफ, और ये भी प्रूफ। अब देखो यहाँ पर इसने कुछ वैल्यूज पुट करके रख रखी है कि भाई अगर मान लो एक कैपेसिटर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है और जो डेप्थ दे रखी है वो 1 मिलीमीटर दे रखी है, तो उसका नेट कैपेसिटेंस कितना निकल कर आएगा। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि ये हमेशा पूछ सकता है तुमसे। अब देखो ये चीज़ ये बता रहा है, 1 फेरेड कैपेसिटेंस जो हमने यहाँ पर निकाला, इट इज़ टू बिग यूनिट इन द प्रैक्टिस एज रिमार्क्ड अर्लियर। इसको हम बहुत बड़ी यूनिट बोलते हैं। तो इसे हम वन मतलब बेसिकली ये मानकर चलना कि इस जो ये फेरेड है, 1 फेरेड बहुत बड़ी यूनिट मानी जाती है। 1 फेरेड इज कंसिडर्ड टू बी बिगर यूनिट। तो इसलिए हम, अगर तुम चैप्टर में देखोगे, हम माइक्रो फेरेड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। जैसे अब यहाँ पर 10 की पावर 9 आया है ना, तो 10 की पावर 9 का मतलब होता है नैनो। मैं इसे लिख देता 8.85 नैनो फेरेड। इज दैट क्लियर। कभी अगर तुमसे कोई पूछे तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक बेसिकली। इज दैट। अब देखो हमसे क्या पूछा जाएगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। लेकिन इसको करवाने से पहले मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस करवा देता हूँ, एंड देन हमारे पास क्या है, बस कॉम्बिनेशन के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है एंड ओवर हो जाएगा, है ना। ये 3 टॉपिक है। चलो पहले हम यहाँ पर से हमारी डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो हमारा केस सिनेरियो क्या है कि भाई इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, लेकिन उससे पहले मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखा देता हूँ, ये तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। अब इसकी डेरिवेशन आ रखी है, मतलब एनसीईआरटी में गिवन है तो डेरिवेशन दे सकता है। यहाँ पर हम मान लो सीरीज़ में कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये हमारे पास एक डीसी सोर्स लगा दिया, ईएमएफ ई है। अभी के लिए सिर्फ हम 2 कैपेसिटर लगा रहे हैं, आप चाहे तो अन्य और भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप क्या करोगे, सीरीज़ के अंदर है तो जो चार्ज यहाँ पर बहेगा, मान लो ये कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटेंस C2 है, जो चार्ज बहेगा वो सेम लिखोगे। तो आप यहाँ पर लिखना चार्ज विल बी सेम फॉर ईच कैपेसिटर या अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये बात क्लियर है। ये पहली चीज़ होनी चाहिए कि भाई चार्ज जो हमारा होगा वो सेम जाएगा यहाँ पर, और वोल्टेज आपकी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हमने ईएमएफ ई लिख रखी है, इसे वोल्टेज वी बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो जो तुम टोटल वोल्टेज लिखोगे वो इन दोनों का सम हो जाएगा, V1 और V2 का, V1 प्लस V2। हम जानते हैं फॉर्मूला Q इक्वल टू CV होता है। इज दैट क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, अभी बताऊंगा कैसे आएगा क्वेश्चन। Q इक्वल टू CV होता है, तो आप यहाँ पर लिखना, ये तो नेट V है तो C नेट, है ना, या ऐसे लिखो Q नेट अपॉन में C नेट, क्योंकि यहाँ पर से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन में V आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q नेट अपॉन में C नेट। लेकिन जो नेट चार्ज यहाँ पर बह रहा है पूरे के पूरे सर्किट के अंदर वो सेम ही है। अच्छा V1 मतलब कैपेसिटर 1 के अक्रॉस, तो कितना चार्ज है कैपेसिटर 1 के अक्रॉस, Q, उसका कैपेसिटेंस कितना है C1। ऐसे ही कैपेसिटर 2 के अक्रॉस कर दो, Q अपॉन में C2। क्लियर। यहाँ से Q Q Q काट दो तो आ गया ना फॉर्मूला, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, दैट्स इट। ये हमारे पास किसका आ गया, सीरीज का आ गया। पैरेलल का बनाना है, पैरेलल भी आप सेम तरीके से फॉर्म कर सकते हैं।
3 कैपेसिटर या 2 कैपेसिटर अक्रॉस एनी वोल्टेज वी लगा देना। पैरेलल में क्या हो जाता है, हमारे पास जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है दो अलग अलग पार्ट में, Q1 और Q2। लेट अस से दिस इज C2 एंड दिस इज C1। ठीक है सर, एक ऊपर वाला हमारे पास C2 है, नीचे वाला C1 है। थोड़ा सा इधर रख देते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, देखो जो चीज़ पार्टीशन हो जाती है, जो चीज़ बढ़ जाती है, हम उसी का सम लिखते हैं। अगर तुम देखोगे, पैटर्न फॉलो करो, फिजिक्स में सिर्फ पैटर्न है। अगर तुम यहाँ देखोगे वोल्टेज बढ़ गई, मैंने वोल्टेज को लिख दिया, यहाँ चार्ज बढ़ गया तो मैं चार्ज को लिख देता हूँ, क्यू नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2। फिर अपना Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगा देना यहाँ पर। तो अगर मैं देखूंगा जो हमारा नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, नेट कैपेसिटेंस नेट वोल्टेज, और हमारे Q1 क्या हो जाएगा C1 V1 और Q2 क्या हो जाएगा C2 V2। तो यहाँ पर C नेट हमारे पास क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दैट्स इट। इसके अंदर भी तुम ये लिख देना, वही सारी बातें देखो बोर्ड्स के अंदर लिखनी है। वी आर ज्वाइनिंग, ऐसे लिखना, ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर इन पैरेलल अक्रॉस वोल्टेज V, ये सब लिखना। इज दैट क्लियर? और फिर भी लिखना कि भाई हेयर चार्ज इन ईच ब्रांच, चार्ज इन ईच ब्रांच, दिख रहा है ना, will be different but voltage will be same। डेरिवेशन करने से पहले ये दो लाइनें ज़रूर लिख देना ताकि टीचर को पता रहे कि भाई बच्चे को जो कंसेप्ट है वो आता है। उसके बाद डेरिवेशन कर देना। तो ये डेरिवेशन तो पक्की पक्की बात है कि आ सकती है क्योंकि ये दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। अब एनसीईआरटी के अंदर अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन भी दे रखा है, हम पहले वो क्वेश्चन ट्राई आउट कर लेते फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे को, कह रहा है हमारे पास नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर आर गिवन, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है ना, और हमने क्या कर रखा है 500 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लगा रखी है। हमसे कहा सबसे पहले फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ए पार्ट क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटर नंबर C1, कैपेसिटर नंबर C2 एंड कैपेसिटर नंबर C3 ये आपस में किस में है, ये सीरीज में है। इनका जो आंसर आएगा, मान लो वो आंसर आ रहा है C1 डैश, इनका जो भी आंसर आएगा वो C4 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो इन तीनों का सीरीज फॉर्मूला लिख दो। क्या आएगा, 1/C नेट 1/C1 कितना है 10 माइक्रोफैरड, दूसरे का C2 कितना है 10 माइक्रोफैरड, और तीसरे का C3 कितना है 10 माइक्रोफैरड। तो C नेट हमारे पास कितना आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। ये C नेट 1 है। मतलब अगर मैं इन तीनों को रिप्लेस कर दूं किसी एक कैपेसिटर से तो वो जो कैपेसिटर है उसका रेटिंग हमारे पास कितना है 10/3, और जो नीचे वाला कैपेसिटर है C4 वो कितना है 10 का। इज दैट क्लियर? अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो अगर मैं इन दोनों का आंसर निकालूंगा तो इन दोनों का आंसर तो सिर्फ ऐड हो जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो हम इनका लिख सकते हैं 10/3 प्लस 10, दैट इज कितना आ जाएगा 40/3 माइक्रोफैरड। यहाँ पर आप मेंशन करिएगा, ध्यान रखना आपको बोर्ड के अंदर मेंशन करना है C1 एंड C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन करना है C नेट 1 एंड C4 आर इन पैरेलल। अगर ये मेंशन नहीं करा, टीचर के पास पूरी तरीके से कह लो कि बंदोबस्त रहता है कि मार्क्स कैसे काटे जाए और वो बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगा। ये चीज़ हमारी क्लियर है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। हर एक कैपेसिटर पर हमें यहाँ पर चार्ज निकालना है। देखो ये जो AB है, ये सॉरी AD है, 500 वोल्ट इसके अक्रॉस है, मतलब ये 500 है तो ये 0 है। तो तुम कह सकते हो ऊपर वाला जो कैपेसिटेंस का सिस्टम है वो 500 वोल्ट के अक्रॉस लगा हुआ है, सिमिलरली जो नीचे वाला कैपेसिटेंस का सिस्टम है वो भी 500 वोल्ट के अक्रॉस लगा हुआ है। कहने का मतलब है जो हमने ये C नेट 1 निकाला है, ये C नेट 1 निकाला जो कि C1 C2 और C3 का मिक्सचर है, C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 500 वोल्ट होगी। सिमिलरली नीचे वाला जो C4 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी 500 वोल्ट लग रही होगी। तो ये कुछ
तुम्हारे को सिस्टम ऐसा दिखेगा, ये सी नेट 1 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा C4, और ये दोनों के दोनों किसके अक्रॉस लगे हुए हैं, 500 वोल्ट के अक्रॉस लगे हुए हैं। अब उसने कहा कि भाई देखो टोटल चार्ज आपको निकालना है, जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों की वजह से निकलेगा। कुछ चार्ज हमारा किसके अंदर बहेगा, ऊपर वाली ब्रांच में बहेगा, कुछ चार्ज हमारा नीचे वाली ब्रांच में बहेगा। तो जो टोटल चार्ज होगा वो इन दोनों का सम होगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे को पता है, Q इक्वल टू CV होता है। अगर मान लो मैं ऊपर वाली ब्रांच का आंसर निकालना चाह रहा हूँ, तो Q1 ऊपर वाली ब्रांच में कितना कैपेसिटेंस है हमारे पास 10/3, कितनी वोल्टेज है वहाँ पर 500, तो इतना हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 5000/3 माइक्रो कूलाम। ध्यान रखना यहाँ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो फैरड यूज हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में। ऐसे ही तुम सेकंड का आंसर निकाल सकते हो, मतलब Q2 का कितना वहाँ पर कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रो फैरड का कैपेसिटेंस है। इज दैट क्लियर। तो 10 माइक्रो फैरड मल्टीप्लाइड बाय कितनी वोल्टेज है 500, तो यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज हो गया 5000 माइक्रो कूलाम का चार्ज हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड कर देना है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आएगा Q1 प्लस Q2, है ना। जब आप इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000/3 प्लस 5000, इसे ऐड करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो आपका सेकंड भी निकल कर आ गया और आपका फर्स्ट आंसर भी यहाँ पर निकल कर आ गया। इज दैट क्लियर। अब इसी के अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मुझे पता है ना वो लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या चेंज करेंगे ध्यान से देखना। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ, सिर्फ जो अननेसेसरी डेकोरेशंस यहाँ पर कर रखी है मैंने। मैं तुमसे ये सवाल पूछ सकता हूँ कि आप ये बताओ, ये जो ऊपर वाला C2 कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। तो फॉर्मूला तो आपको Q इक्वल टू CV ही लगाना है, तो वोल्टेज कितनी निकल कर आएगी, जितना चार्ज इसके अंदर बह रहा है C2 के अंदर, C2 के अंदर कितना चार्ज बहेगा, जितना C नेट 1 के अंदर बह रहा है ना। क्योंकि ये तीनों तो सीरीज में है तो यहाँ चार्ज सेम बहेगा, कौन सा चार्ज Q1 अपॉन में जिस कैपेसिटर के अक्रॉस तुम ऊपर वोल्टेज निकालना चाहते हो उस कैपेसिटर से उस चार्ज को डिवाइड कर देना, तो उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। अब तुम कहते हो कि मान लो सर, मान लो वो इसके अक्रॉस पूछे, C4 के अक्रॉस पूछे, तो मैं कैसे निकालूं, C4 के अक्रॉस कितना चार्ज बह रहा है, तो तुम कहोगे सर C4 के अक्रॉस हमारा Q2 चार्ज बह रहा है ना। C4 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज लग रही है, तो तुम कहोगे सर C4 के अक्रॉस हमारे पास 500 वोल्टेज लग रही है। इज दैट क्लियर। तो पहले से ही हमारे पास C4 के अक्रॉस 500 वोल्ट लग रही है। देखो इसके पास कोई भी, मैंने ध्यान नहीं दिया अगर सच बात बोलूँ तो, इसके पास कोई भी दूसरा कोई कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्योंकि ये एक अकेला कैपेसिटर है तो पूरी की पूरी वोल्टेज यही खा रहा है। लेकिन ऊपर वाली जो ब्रांच है हमारे पास, इसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो किसी भी कैपेसिटर पर अगर मान लो मुझे ये देखना है कि वोल्टेज कितनी है, तो बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेशो निकाल लूँगा इस फार्मूले की वजह से Q/C। बस मैं ये चेक कर लूँगा कि इस ब्रांच के अंदर करंट मेरा कितना है। करंट निकल जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार मेरा करंट निकल गया तो उस करंट को उस रिस्पेक्टिव कैपेसिटर से मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि अगर मुझे C3 के अक्रॉस निकालना है तो कितना ऊपर से मेरा चार्ज बह रहा है मैं उसको देखूंगा, Q1 बह रहा है उसे C3 से डिवाइड कर दूंगा। ये सवाल बिल्कुल आ सकता है, एक बार आप करके देख लेना, बताना मेरा काम था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डाई इलेक्ट्रिक जब आप कैपेसिटर के अंदर रखते हो तो क्या होता है, ठीक है सर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस। जैसे ही तुम किसी कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक उसे भर देते हो तो याद रखना जो उसकी कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, तो जो नया कैपेसिटेंस आता है वो के टाइम्स हो जाता है ओल्ड कैपेसिटेंस के। इज दैट क्लियर। ये हमारी पहली चीज हो जाती है। अब इसके अंदर वो ये पूछ सकता है कि भाई मान लो कोई टाइप का क्वेश्चन दे दे, वो ऐसा सा क्वेश्चन दे दे, पहला कि एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका के 5 के बराबर है, ये एक कैपेसिटर है, इसके बीच में जो डेप्थ है वो कितनी है 5 मिलीमीटर जो एरिया ऑफ प्लेट है 5 मीटर स्क्वायर है ना। फाइंड द
कैपेसिटेंस, वो ऐसे पूछ लेगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है के सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूले के अंदर क्या हुआ है, जो नई कैपेसिटेंस है वो ओल्ड कैपेसिटेंस के के टाइम्स हो गई। अब जो हमारे पास ओल्ड कैपेसिटर था वो किससे भरा हुआ था, वो तो एयर से भरा हुआ था, अभी तक हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके अंदर रखा हुआ नहीं था। तो एयर के कारण जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल कर आ रहा था वो कितना निकल कर आ रहा था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। बस उसे के से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के की वैल्यू को लिखेंगे 5, ए की वैल्यू को लिखेंगे 5, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी विच इज 5 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। दैट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस यू कैन एवर हैव इन दिस। अब इसके अंदर एक और वेरिएंट का क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है, थोड़ा सा वो हार्ड हो जाता है लेकिन फिर भी उसको एज ईजी एज पॉसिबल करने की मैं कोशिश करूंगा। वो क्या कहेगा, मान लो ये हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, क्वेश्चन बोलेगा कि लेट्स से वी हैव एन एयर कोडेड कैपेसिटर। हमारे पास एक हवा से लबालब भरा हुआ क्या है, कैपेसिटर है, जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी दे रखी है हमारे को, 5 मिलीमीटर दे रखी है। इज दैट क्लियर, है ना। या एक काम करो, हाँ चलो ऐसी मान लो कि हमारे को जो डेप्थ उसकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 मिलीमीटर दे रखी है। एरिया ऑफ द प्लेट हमारे को कितना दे रखा है, एरिया ऑफ द प्लेट हमारे को दे दिया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये दो चीज़ें हमारे को दे दी उसने। कंसिडर अपनी खुद की कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही कंसिडर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उसने 1 दे दी। ये हम कंसिडर कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये कंसिडर करी जा रही है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे लिए सॉफ्ट हो जाए जब मैं आपको करके दिखाऊं। तो ये उसने कॉन्फ़िगरेशन दी। अब वो केस बोलेगा नाउ दिस कैपेसिटर इज फिल्ड विद, या फिल्ड नहीं कहें, हम इसे थोड़ा सा और हार्ड बना देते हैं। इसमें वो कहेगा नाउ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इक्वल टू 2 इज प्लेस्ड, और इस स्लैब की भी क्यों ना हम कोई एक पर्टिकुलर थिकनेस ले ले। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K इक्वल टू 2 एंड थिकनेस T इक्वल टू 3 मिलीमीटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अब उसने ये नहीं बताया हमारे को कि जो हमने वो स्लैब रखी है वो एक्चुअली रखी कहाँ है, बस ये बता दिया ये 3 मिलीमीटर की एक स्लैब है, के इसका 2 के बराबर है, यहाँ पर हमने रख दिया। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, ऐसे पूछ सकता है, भाई जो नई कैपेसिटेंस निकले वो बताओ, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड द रेशो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू दी ओल्ड कैपेसिटेंस। जो नई कैपेसिटेंस निकली है उसको ओल्ड कैपेसिटेंस के साथ रेशो में बताओ। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। क्यों ये हार्ड नहीं है, हम सीरीज पैरेलल सीख चुके हैं, तो एक्चुअली हमारे लिए ये क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखो करना क्या है, हमारे को जो सिचुएशन हमारे पास मेंशन्ड है कि भाई हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर आर्बिट्रली बीच के अंदर रख दी 3 मिलीमीटर की, हमें साइज़ का तो कुछ पता नहीं है उसके, 3 मिलीमीटर है। एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है यहाँ पर एरिया क्या होगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एरिया जो है स्लैब का वो किसके बराबर है, प्लेट के एरिया के बराबर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब आपको देखना क्या है, आपको बस इतना देखना है, लॉजिक लगाना है। तुम्हें नहीं लग रहा ये 2-3 कैपेसिटर हैं जो आपस में कह लो सीरीज में है? तुम कहोगे कैसे सर, देखो इतना हिस्सा हवा से भरा है, इतना हिस्सा हवा से भरा है। अगर ये 3 मिलीमीटर है, हमें नहीं पता ये हिस्सा कितना है, मान लो ये x है और ये हिस्सा y है, लेकिन अपने को ये तो पता चल रहा है ना, यहाँ पर भी एयर है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एयर। तो ये 3 कैपेसिटर बन गए जो आपस में किस में है, सीरीज के अंदर है। और सीरीज का नेट कैपेसिटेंस निकालना हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? उसका नेट कैपेसिटेंस हमारे पास कितना होता है, 1/c, 1/c1, 1/c2, 1/c3। अब एक चीज़ पता है मैं तुम्हारे को बताता हूँ,
जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती है इसकी प्लेसमेंट कोई फर्क नहीं डालती। कहने का मतलब है यार, तुम अगर देखो यहाँ दो टाइप के कैपेसिटर बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक वाला, एक बन रहा है हवा वाला। मैं इस प्लेट को पकड़ूं, ध्यान से देखना मैंने क्या करा है, बड़ी चालाकी से मैं इस प्लेट को पकड़ूंगा और इसे कहीं ना कहीं खिसका कर रख दूंगा। ये मैंने प्लेट पकड़ी, ओहो प्लेट नहीं पकड़ी गई है तो अब पकड़ लेते हैं। ये लो सर, नहीं अभी भी पूरी नहीं पकड़ी गई। अरे यार, ये लो मैंने इस प्लेट को पूरा पकड़ा और इस तरफ रख दिया। तुम्हें क्या लग रहा है अब ये क्या बन गया? तो तुम कहोगे सर ये बन गया एक डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर जो कि 3 मिलीमीटर की डेप्थ का है, और एक 2 मिलीमीटर की डेप्थ का हवा से भरा हुआ कैपेसिटर, क्योंकि बाकी बची हवा कितनी है 2 मिलीमीटर की, क्योंकि पूरी डेप्थ हमारे पास 3 की, वो 5 की है, 5 में से 3 गया 2। तो अब हमारे पास 3 कैपेसिटर का सिस्टम हटाकर क्या बन गया, 2 कैपेसिटर का सिस्टम बन गया। इसकी कैपेसिटेंस मैं निकाल सकता हूँ, मान लो मैंने इसे नाम दे दिया C1, इसे नाम दे दिया C2। C1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, K(A)(ε0)/d। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, A(ε0)/d, इसकी डेप्थ कितनी है 3 मिलीमीटर, तो 3 × 10⁻³ बाकी डेटा हम पीछे से लगा सकते हैं। एरिया हमारे को कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 लगा देना। इज दैट क्लियर? वैसे भी डेटा लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर, वो तुम खुद ही लगाना, मैं तो बस यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये C1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका तो हवा से भरा है तो K वैल्यू 1 हो जाएगी। एरिया हमारे पास कितना है 5, ε0 की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, और D की वैल्यू कितनी है एयर कोडेड कैपेसिटर के लिए 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ अब यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस तुम पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकाल लेना, C1 C2 अपॉन में C1 + C2, इतना तुम्हारे पास आंसर देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके भाई सवाल आ सकता है इसके अंदर कि देख लो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस चेंज हुई है, कैपेसिटी बढ़ी है, और बढ़ने के बाद तुमसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो थोड़ा बहुत ऐसा दिख सकता है। कुछ न्यूमेरिकल आपके ऐसे भी दिख सकते हैं कि भाई वो ये कह सकता है कि मान लो ये हमारे पास अरेंजमेंट थी, है ना, ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ये कितना है 5 वोल्ट है, ये कितना है 1 माइक्रोफैरड है, ये भी सारे के सारे 1 हमारे क्या है माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है 1 माइक्रोफैरड है, सारे के सारे हमारे 1 माइक्रोफैरड है ना। तो हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। जब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा किस वाले के ऊपर, मान लो इन कैपेसिटेंस नंबर 1, कैपेसिटेंस नंबर 1 के अंदर जब मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा, ये मैंने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर भर दिया, तो हमें ये पता लगाना है कि देन फाइंड द न्यू चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर 1। तो ये पूछ सकता है कि भाई फिर ये बताओ कि जो नया चार्ज इस कैपेसिटर 1 में से निकलेगा वो कितना होगा। दूसरा वो तुमसे ये पूछ सकता है कि फाइंड द न्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो नई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आएगी वो निकालो। तीसरी चीज वो ये तुमसे पूछ सकता है कि फाइंड द, ठीक है, चेंज इन चार्ज, मतलब चेंज इन चार्ज का मतलब है यहाँ पर मान लो पहले Q1 चार्ज जा रहा था, अब यहाँ पर Q2 चार्ज जा रहा है। जैसे ही तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करी तो उसके बाद चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा कैपेसिटी ले चुका है। अब ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ पर जो Q2 होगा ऑब्वियसली वो Q1 से मोस्ट पॉसिबली ज़्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फाइंड द डेल्टा Q विच इज़ Q2 दैट इज चार्ज इन न्यू केस, चार्ज इन न्यू केस माइनस Q1 विच इज चार्ज इन ओल्डर केस, ये निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, विरला ही ऐसा क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। खैर अब हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर लेता है। एक बार मैं ये डिराइव कर दूं, उसके बाद फिर हम सारे वापस जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उन सब पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे, एंड देन लेक्चर को एंड करेंगे। तो ये वाला है, ये वाला मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी एनर्जी किसी कैपेसिटर के अंदर हमारे स्टोर हो जाती है। कहने का मतलब है मैं ये वाला
एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करूंगा, हाफ सी वी स्क्वायर। कहाँ गया ये? तो चलो एनर्जी डेंसिटी है हमारे पास। खैर मैं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसकी बेसिक डेरिवेशन आ सकती है। ये वाला जो है ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, या कह लो एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है ये, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। जैसे कि मैंने पहले ही शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जहाँ फील्ड है वहाँ एनर्जी स्पेस के अंदर स्टोर हो जाती है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी के बारे में। लेकिन सबसे पहले हाफ सी वी स्क्वायर निकालते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है, यहाँ पर हमने लगाई उसके बैटरी, यहाँ स्विच लगा दिया। जैसे ही हम स्विच कनेक्ट करते हैं चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेट हो जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज सेट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से एक पॉजिटिव चार्ज को उठाते हैं और उसे यहाँ पर लाकर रख देते हैं। तो जितना भी हम ये एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो किसके अंदर सेव हो जाता है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सेव हो जाता है, जो एक कैपेसिटर के अंदर होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं एक बहुत छोटा सा चार्ज लेकर आ रहा हूं, तो मेरा ये जो एक्सटर्नल वर्क होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लग रही होगी कितनी, अगर ये फोर्स हम निकाले एफ हम लिख देंगे, एफ का मतलब कितना होगा डी क्यू इंटू ई, यही फोर्स लग रही होती है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो फोर्स है ये तो किसकी फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स है। मेरी जो खुद की फोर्स होगी वो इसके अपोजिट लग रही होती है, वो आगे की तरफ लग रही होती है, इसके इन्फ्लुएंस में चार्ज मूव कर रहा होता है। मुझे ये फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट लगानी है, इसके जितनी लगानी है, सच दैट ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर चार्ज एक्सेलरेट ना करे, कोई वेलोसिटी गेन ना करे, अदरवाइज वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा फुल तरीके से प्ले में आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी भी आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी प्ले में आ जाएगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्ले में आते ही हमारी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। तो ध्यान रखना यहाँ जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वजह भी बता दी है तुम्हारे को कि देखो हमारी जो मूवमेंट है वो स्लो होने वाली है ना। काफ़ी जगह ये बताया नहीं जाता है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि चलो ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं, डी क्यू इंटू ई, ये फोर्स लगी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, डी। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूँ डी क्यू इंटू ई डी, ई डी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन में C, तो हमारे पास आ जाएगा Q डी क्यू अपॉन में C, तो आंसर आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C। ये आ गया हमारा एक्सटर्नल वर्क डन, और ये सारा वर्क डन किस में सेव हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाता है। तो ये क्या हो गया, हाफ Q स्क्वायर बाय C, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर आपका खत्म कर दिया। अब लास्ट चीज जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है कि भाई एक कैपेसिटर, मान लो एक कैपेसिटर है, केस बता रहा हूँ, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर आपके पास है, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, एंड आई इंसर्ट, या ऐसे लिख लो, इसकी हेडिंग को ऐसे लिख लो, इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक in a fully charged capacitor। अभी बताऊंगा कि कैसे सवाल आते हैं। इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन अ फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, तो एक हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, वोल्टेज इनकी V है। हमने क्या करा, हमने इसे टर्मिनल से हटा दिया, है ना। वी डिस्कनेक्ट द टर्मिनल अक्रॉस बैटरी, हमने बैटरी के टर्मिनलों से इसे हटा दिया। हटाने के बाद हमने क्या करा, वी इंसर्टेड अ स्लैब, हमने एक स्लैब रख दी। तो अब इसकी वजह से पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। जब हम ये स्लैब रख देंगे, यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स है हमें जो ध्यान में देने हैं, पहला चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा वोल्टेज, चौथा पोटेंशियल एनर्जी, और पांचवा कैपेसिटेंस। ये सारी चीज़ें हमारे को देखनी है, ये कैसे कैसे चेंज होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
क्योंकि सोर्स हमने हटा दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्यू विल नॉट चेंज, क्यू चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये भी लिख देना, क्योंकि नो सोर्स इज देयर टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि कोई सोर्स वहां पर नहीं है जो एक्स्ट्रा चार्ज दे सके। दूसरी चीज, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे चेंज होगी, जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में के टाइम्स हो जाएगी। जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अपॉन में क्या हो जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। देखो सुनो मेरी बात, तुम्हें नहीं लगता इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये लिखा था, भाई इसे तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या है, परमिटिविटी, किसकी, एयर की। अगर तुम इसके अंदर कोई मीडियम लाकर डाल रहे हो तो मीडियम की परमिटिविटी डाल दोगे, और इसी परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं के, तो क्या हो जाएगी 1 के। अब तीसरी चीज, यहाँ से वोल्टेज भी निकल जाएगी, V इक्वल टू ई डी होता है, मानते नहीं मानते, V इक्वल टू ई डी होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू जो नई वोल्टेज है वो पुरानी वोल्टेज के टाइम्स हो जाएगी, 1 के टाइम्स, क्योंकि वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चौथी चीज हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पर, हाँ। अब चौथी चीज हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, के टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस, वो के टाइम्स बढ़ जाएगी। छठी चीज हमारे पास क्या होती है, एनर्जी, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, दैट इज हाफ, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो पुरानी कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं ये देखूँ, ये तो पुरानी एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, पुरानी एनर्जी, तो जो एनर्जी है वो 1 के टाइम्स हो जाएगी हमारी पुरानी एनर्जी के। इज दैट क्लियर। तो ये होता रहता है, देखो यहीं से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन में C हो गया। ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसलिए वोल्टेज के टाइम्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पर से भी हम वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और वोल्टेज का फॉर्मूला निकाल लिया तो E का फॉर्मूला हम बैक ट्रैक कर सकते हैं, एक को निकाल लो दूसरा अपने आप आ जाता है। अब हमने यहाँ पर आपको दूसरा केस दे दिया, दूसरा सिनेरियो क्या है, नाउ टर्मिनल्स रिमेन कनेक्टेड, जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्टेड है, बट डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक जो है अब इंसर्ट करी जाती है। इसमें क्या होता है, पहली बात है चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज सोर्स इज देयर, सोर्स इज कनेक्टेड, सोर्स अभी कनेक्शन में है, तो चार्ज हमारा कैसे बढ़ जाएगा वो हम देख लेते हैं। पहले सबसे आसान चीज देख लो, दूसरी हमारी सबसे आसान चीज हो जाती है, वोल्टेज विल नॉट चेंज, वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो बैटरी की वोल्टेज है जो उस कैपेसिटर के अक्रॉस रहेगी, तो वोल्टेज चेंज नहीं होगी। तीसरी क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कैपेसिटेंस जो नया है वो के टाइम्स हो जाता है ओल्ड कैपेसिटेंस के, तो जो नया चार्ज होगा अगर मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा, नया कैपेसिटेंस नई वोल्टेज। अब नई वोल्टेज हमारी चेंज नहीं हुई है, वो तो पुरानी वोल्टेज वी ओल्ड के बराबर है, जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस के टाइम्स ऑफ सी नॉट के बराबर होगा। हम जानते हैं कि भाई ये वाला जो पैरामीटर है ये क्या है हमारे पास, ओल्ड चार्ज, क्या है ये, ओल्ड चार्ज, तो जो नया चार्ज हमारे पास निकल कर आया वो के टाइम्स ऑफ ओल्ड चार्ज हो गया। इज दैट क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारी बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ ऐसा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है V अपॉन में डी, क्योंकि हमारा V चेंज नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि हमारा D भी चेंज नहीं हुआ। फिर देखो D तो हमारा चेंज नहीं हुआ, V चेंज नहीं हुआ, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम रहेगी, वो भी क्या है, अनचेंज होगी, वो भी अनचेंज। अब पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो, अच्छा तुम्हें नहीं पता होगा हाफ सी वी स्क्वायर कैसे आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी था, यही था, Q इक्वल टू सी वी लगा दोगे तो ये हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी से सी काट देना तो हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो C तो हमारा के टाइम्स बढ़ चुका है ना,
पुराने कैपेसिटेंस के के टाइम्स बढ़ गया इंटू वी स्क्वायर, भाई वी तो बढ़ा नहीं हमारा, तो जो एनर्जी है वो हमारी क्या हो गई, पुरानी एनर्जी से के टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो जो हमारी एनर्जी है वो के टाइम्स बढ़ गई, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर आपको ये डिराइव करवा दिया है ना। अब इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हमने क्या करा, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने फॉर्मूला निकाला 1/2 क्या था, क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, या 1/2 सी वी स्क्वायर, यही मेरी एनर्जी स्टोर थी। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सी को लिख सकता हूँ के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1/2 मैं यहाँ पर से कुछ चीज़ों को अलग कर दूंगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, इसे अलग कर दूंगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। के को अभी 1 मानकर चलो, हम ये मानकर चलते हैं कि भाई हमारे पास एयर कोडेड कैपेसिटर है, तो ये हमारा 1 रहेगा। अब इसको अलग लिख देता हूँ, ए डी स्क्वायर, इसे मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गई नेट पोटेंशियल एनर्जी, और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, हाँ एक डी नीचे भी आ रहा है, उस डी से डी को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, वॉल्यूम, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वॉल्यूम, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगर मैं इसे v से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये कैसे आया, हुआ क्या, कैपेसिटर के अंदर जब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई है ना, ये हाईली डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पर सेट हुई, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैंने क्या बताया था, स्पेस में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ सेट हुई तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई इन दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, इसी को हमने यहाँ पर नाम क्या दिया, एनर्जी डेंसिटी दिया, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बोला। इज दैट क्लियर? तो ये एनर्जी डेंसिटी की एक बेसिक डेफिनेशन है, एंड हेंस इट इज बीइंग क्लियर्ड। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं कहूँगा आप एक बार कर लेना। नाउ अब इसके अंदर देखो, इस अगर क्वेश्चन को देखें, कुछ नहीं कर रखा है इसने, बस एनर्जी वगैरह निकालने का छोटा सा केस है। अब एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो आपको करना क्या है, उसके अंदर बार बार फॉर्मूले को लगा लगा कर अपने क्या है, आंसर निकालने हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे मैं अगर एक डिस्कशन करूं यहाँ पर भी इसकी, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछ लेगा, वो ये पूछ लेगा कि भाई आप ये बता दो इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाउ मच एनर्जी गेट स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, इसके अंदर बस आप ये देख लेना कि कितना चार्ज जा रहा है। इस ब्रांच के अंदर आप चार्ज निकाल सकते हो, यस हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर जैसे ही आप चार्ज निकाल लोगे तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में जो भी ये कैपेसिटर था उस कैपेसिटर से इसे डिवाइड कर देना, इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। याद रखना, सर्किट के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे। तुम चाहते हो कि सर्किट के क्वेश्चन करवाऊं जो कि आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लास्ट से ही डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, 600 पिकोफैरेड एंड इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज़ देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। बिल्कुल सर, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नहीं, ये नहीं आ सकता, ये बहुत ईजी ज़्यादा क्वेश्चन है, ऐसा ईजी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.33 मिलियन। अच्छा है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन चल रहा है। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यही है ना, in a parallel plate capacitor with air between the plate, each plate has an area of इतना, distance between the plate is इतना, calculate the capacitance of the capacitor. If capacitor is connected to a 100 volt supply, then the charge on the each plate will be। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसे ज़्यादातर सर्किट के साथ ये क्वेश्चन आता है हमारे पास,
है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इसने दो कंडीशन दी है, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है और जब वोल्टेज सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पहले से ही लिखवा दी है कि भाई जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्शन में नहीं है, नॉट कनेक्टेड, ये नॉट कनेक्टेड का केस है, और जब कनेक्शन में है तो ये क्या हो गया, हमारे कनेक्टेड का केस हो गया। तो मैंने ये करवा दिया था, तो मतलब ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मे बी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आई वुड लाइक यू टू रेफर एस एल अरोड़ा फॉर दिस। एस एल अरोड़ा के एक आध क्वेश्चन कर लेना ऐसे सर्किट वाले, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अगर सर्किट वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एस एल अरोड़ा से आप रेफर करिएगा, नहीं है एस एल अरोड़ा तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिएगा। इज दैट क्लियर। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप ले सकते हैं, ये काइंड ऑफ लाइक मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा। थ्री कैपेसिटर